तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अध्याय 5 राज्य राज्य आज शुरू जो करने वाले हैं, ये वाला अध्याय करने वाले हैं राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य। ये वाला जो है, ये वाला अध्याय आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, हम इसमें से क्या पढ़ेंगे ये चीज़ें बताते हैं। कुछ लोक शासक कैसे बने, इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि जनपद काल, महाजनपद काल, इनके बारे में जो है यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग शासक कैसे बनते हैं, इस बारे में हम कुछ संभवतः राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। कब से, जब जैसे वैदिक सभ्यता है उस समय जो है राजा कैसे बनते थे, यानी लोगों के द्वारा चुना जाता था। आज लोकतंत्र है हमारे देश में, चुनाव के माध्यम से जनता वोट करती है, लेकिन वहाँ पे लोगों द्वारा चुने जाते थे। लेकिन राजा जो थे वो एक बड़े साम्राज्य का ये जो है प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, बल्कि छोटे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे आज वर्तमान में हमारे प्रांत में मुख्यमंत्री इतने छोटे एरिया या इनसे भी छोटे छोटे गाँवों के जो है राजा हुआ करते थे। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में शुरुआत दिखलाई दी। बड़े बड़े यज्ञ का आयोजित करते थे और राजा प्रतिष्ठित हो गए। उसके बाद में जो है अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें घोड़े लोगों की रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ये क्या, जब राजा बहुत शक्तिशाली राजा रहता था, वो शक्तिशाली राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। अश्वमेध यज्ञ में एक जो घोड़ा रहता है, उस घोड़े को वो राजा अपने साम्राज्य, अपना जो क्षेत्र रहता है वहाँ से छोड़ता है, और वो जो घोड़ा है वो हर लगातार चलता रहता है और जिस जिस क्षेत्र तक जाता है, और कोई व्यक्ति उस घोड़े को नहीं रोकता है। आने वाले जो पड़ोसी रहते हैं, राजा के जो पड़ोसी उस घोड़े को नहीं रोकते हैं, तो वो साम्राज्य राजा का हो जाता है। और यदि कोई उस घोड़े को रोकता है तो उससे, उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा, उस पराक्रमी राजा से उसका युद्ध होता है। तो ये जो है अश्वमेध यज्ञ, इस तरीके से राजा अपनी प्रतिष्ठा, अपना वर्चस्व, अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए ये जो है अश्वमेध यज्ञ करते थे। ये प्राचीन समय में बहुत प्रचलित है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली होता था। इसमें वो विशिष्ट पुरोहित द्वारा सम्मान किया जाता था, उन्हें उपहार दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ बहुत शक्तिशाली माना जाता था। आमंत्रित सभी राजा उपहार लाते थे। इन समय राज्य में राजा मुख्य स्थान होता था। बाकी काल के विशेष शासन बिठाया जाता था। इसमें राजा का साथ ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर विजयी तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के अन्य सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी वहाँ पर बैठना पड़ता था। इस तरीके से यहाँ पे जो बताया गया है कि वहाँ पर उनको भी बैठना पड़ता। यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देवता पढ़ते थे, अनुष्ठानिक करता था। विष और वेश जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, शामिल किया जाता था। अब वर्ण व्यवस्था क्या थी, वर्ण व्यवस्था के बारे में, जिससे वर्ण व्यवस्था क्या थी, तो वर्ण व्यवस्था में दिखाया गया है उस समय जो उत्तर भारत था, खासकर जो है वो गंगा यमुना वाला क्षेत्र जो है, वहाँ पर जो ग्रंथ रचे गए, जो भी वेद थे, वो उस क्षेत्र में रचे गए थे। वैदिक सभ्यता का जो शुभारंभ उसी क्षेत्र से हुआ था। ऋग्वेद के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। क्यों, ये जो वर्ण वगैरह है ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अन्य ग्रंथ शामिल थे, पुरोहित द्वारा रचे गए थे। विभिन्न प्रकार के अनुसार संपन्न विधियों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया था। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, समाज का विभाजन इस तरीके से था। कुछ पुरोहित तथा योद्धा थे, कुछ कृषक और व्यापारी लोग भी रहा करते थे। दूसरे ओर पशुपालक और शिल्पकार, श्रमिक और शिकारी तथा भोजन संग्राहक लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्ग में विभाजित कर दिया, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। ये जो है कार्य के आधार पर थी। कार्य निर्धारित कर दिए गए कि पहला जो है, सबसे पहले इस तरीके से अगर क्रोनोलॉजी बनाए तो सबसे पहले जो है ब्राह्मण था, उसके बाद में क्षत्रिय था, फिर उसके बाद में वैश्य, और अंत में जो है शूद्र था। ब्राह्मण का जो कार्य था वो यज्ञ अनुष्ठान करवाना, वेदों का अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, ये सारे कार्य थे। इसके एवज में राजस्व उन्हें उपहार मिलता था। दूसरे थे शासक। क्षत्रिय का मतलब होता है सेना, लड़ा के रहते थे, काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे थे वैश्य, व्यापारी वर्ग और पशुपालक लोग इस क्षेत्र में आते थे, इस विभाजन में आते थे। जबकि क्षत्रिय
और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ब्राह्मण तो यज्ञ करवाते थे, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, लेकिन अंतिम क्षेत्र में जो सबसे नीचे थे शूद्र का स्थान आता था। आज वर्तमान में इन लोगों को दलितों के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ इनका अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, कोई अनुष्ठान अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया, महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अधिकार नहीं था। इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रही थी पहले, ठीक है। वो इनका स्थान सबसे नीचे था शूद्रों का, और जो शूद्र थे उन शूद्र जो थे उन शूद्रों को इन तीनों वर्ण जो है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों की सेवा करनी थी। इनको यज्ञ वगैरह के किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरोहित के साथ सभी वर्णों का निर्माण जन्म के आधार पर होता था। माता पिता की संतान जो है ब्राह्मणी होती थी। अगर ब्राह्मण पिता है तो उसकी माता पिता उनकी जो संतान रहेगी वो भी ब्राह्मण रहेगी। और उन लोगों को अछूत माना गया। बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना गया। अछूत शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक इस क्षेत्र में जो है शामिल थे। यहाँ से इन क्षेत्रों के बारे में और जानकारी पढ़ी जा सकती है कि ये जो क्षेत्र थे इस तरीके से थे, है ना। आधार वर्ण व्यवस्था सही मानते थे। कौन? जो ब्राह्मण लोग थे वो इस क्षेत्र को सही मानते थे, और ये जो है बहुत सामाजिक आर्थिक समानता के इस सिद्धांत पर कार्यरत थी, इसलिए ये एक अच्छी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक। जनपद व्यवस्था, क्योंकि कुछ लोगों को आपने सबसे परिश्रम में रखते हैं और कुछ लोग इस तरीके से समाज जो है वहाँ पर है। लेकिन आज वर्तमान का मुद्दा है उस समय की समय परिस्थिति जो थी, वहाँ पर इन लोगों ने इस तरीके का जो सामाजिक विभाजन कर दिया था, ठीक है दोस्तों। हमें न्यूट्रल होकर इन चीज़ों को अच्छे से रीड करना है और अपने जीवन में आत्मसात करना है। जनपद क्या हुआ करती थी, जनपदों के बारे में जानकारी। जनपदों के बारे में महायज्ञ को करने वाले राजा महायज्ञ को करने वाले राजा शाब्दिक अर्थ जन या बसने की जगह होती थी। जन मतलब जनपद का शाब्दिक अर्थ जो था वो जन के बसने की जगह होता था। कई बस्तियों की खुदाई की, जैसे दिल्ली में पुराना किला जनपद मात्रिक थी। पुरातत्व ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के हस्तिनापुर, एटा के पास उतरंजी, खेड़ा, ये सारी बस्तियाँ थी। यहाँ पर कौन कौन से होते थे, तो यहाँ पर चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों आदि की फसलें उगाई जाती थी। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धूसर लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर मृदभान भी कहा गया इन क्षेत्रों को। ये कलाकृति इस प्रकार से की जाती, तो सरल ज्यामितीय रेखा में यहाँ पर अंकन किया जाता था। जैसे कि त्रिभुज के आकार को कोई कलाकृति कर दी, कोई चतुर्भुज, कोई त्रिभुज, कोई इस तरीके से ये बना दिए। तो ये क्या थी, ये ज्यामितीय आकृति थी जो बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर बनाई जाती थी। और ये जो विशेषता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यही है, क्षेत्रीय धूसर। यहाँ पर यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आया है, तो इस चीज़ को आपको देख के चलना है। अब महाजनपदों का काल के बारे में अगर छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग के बारे में देखें तो महाजनपद क्या थी, महाजनपद जो थी वो क्या थी। महाजनपदों की अगर हम बात करें तो महाजनपदें क्या थी, महाजनपद काल, महाजनपद जो है जनपदों से ही क्षेत्र जो है विस्तृत क्षेत्र बढ़ गए। जनपद जो थे छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन राजा जैसे जैसे लोहे का आविष्कार हुआ वहाँ पर क्या है, बहुत सारे सेना रखने लगे, राजा सेना रखने लगे, लड़ाकू रखने लगे। उन्होंने अपने पड़ोसी जो क्षेत्र है वहाँ पर हमला कर दिया, वहाँ के लोगों को, वहाँ उस क्षेत्र को जीत लिया। इसलिए जो है साम्राज्य का क्या हुआ, एक्सपेंशन होने लगा, विस्तार होने लगा। इसलिए जनपद जो है आने वाले समय में महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। वर्तमान जो उस समय की टाइम पीरियड था, जैसे 600 BC की अगर बात करें तो उस समय में जो है भारत में 16 महाजनपद थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर सबसे बड़ा जनपद था वो था मगध। इसके बारे में बहुत सारे जनपद थे, जैसे वज्जी था, जैसे कि कुरु साउथ में जो है अश्मक था, उसकी राजधानी जो है पटनी थी। मगध, राजगीर, राजगीर इसकी राजधानी थी मगध साम्राज्य की। तो ये आप जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके से अन्य राजाओं आक्रमण डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण क्यों कराया, तो किलों का निर्माण इसीलिए कराया ताकि राजा से उनकी सुरक्षा प्राप्त होती रहे। विशाल ऊंची प्रभावी दीवारों खड़ी कर समृद्धि हासिल की। और यहाँ पर इस तरीके से ये वाले जो क्षेत्र है ये देख सकते हैं, हस्तिनापुर, कौशल, ये क्या है, ये सारी जो है महत्वपूर्ण जनपद हुआ करती थी। उस समय 16 महाजनपद थी, है ना। इसमें वज्जी संघ था, और
इस तरीके से वज्जी संघ वगैरह थे। यहाँ पर वज्जी संघ से रिलेटेड जो है गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध रहे हैं। इसमें फिर उज्जैन जो था व्यापारिक केंद्र के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आने वाली जो एनसीईआरटी उसमें और अच्छे से डिटेल्स यहाँ पर एक बेसिक जो है मैप के माध्यम से समझाया गया है, इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने के लिए लोग उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाए। विशाल दीवार बनाने का क्या योजना थी? तो विशाल दीवार इसलिए बनाती थे ताकि विशाल दीवारों का ये योजना थी कि विशाल दीवारों के माध्यम से जो है अंदर रहने वाले जो राजा है, उसकी प्रजा है, उसका परिवार है, सुरक्षित रहे। इसलिए बड़ी बड़ी दीवारें जो पत्थरों के माध्यम से बनाई जाती थी, पत्थरों ईंटों का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। बच्चों और स्त्री पुरुषों से यहाँ पर श्रम लिया जाता था। अब लोहे का आविष्कार हो गया तो क्या किया? राजा ने सेना रखना शुरू कर दी, सिपाहियों को नियमित वेतन देना शुरू कर दिया। हाथ सिक्के क्या होते हैं? जो सोने चांदी जो रहते हैं, सोने चांदी के धातु के ऊपर जो चिन्ह के माध्यम से उनको ठोक पीट कर बनाए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हाथ सिक्के के रूप में देखा जाता है। इनका भी शुरुआत की गई। ये कौशाम्बी जो है किले की दीवार है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के साथ ईंटे की दीवार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बड़ी सेना रख लिया है, लोगों को भर्ती कर लिया है, तो उनको कुछ क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी, उनका पारिश्रमिक देना पड़ेगा। इसलिए राजा ने क्या करा? राजा ने जो है जनराज्य बड़े बड़े विशाल भवन बनवा लिए। सेना रखने के लिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी और जनपदों में राजा के समय समय पर टैक्स लगाए। अब टैक्स किस तरीके से लगाया उसने? तो टैक्स जो है वो फसलों पर टैक्स लगा दिए, है ना। अधिकांश लोग जो है कृषक थे, उनका 1/6 जो है, जैसे कि कोई इतना भी 1 क्विंटल जो है गेहूं का उत्पादन हुआ, 100 किलो उत्पादन हुआ, तो उसमें 1/6 जो है वो राजा को टैक्स के रूप में क्या देना पड़ेगा? उस व्यक्ति को 1/6 जो है उसका राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। कारीगर और उनके ऊपर भी जो है काम करते थे, उनके ऊपर भी श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। एक बुनकर, लोहार और सुनार को भी राजा में एक महीने में 1 दिन वहाँ पर काम करना पड़ता था। समझ सकते हैं आप, ये जो है टैक्स के रूप में लिया जाता था। पशुपालक और जानवरों के उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी और सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था व्यापारी को। आखेट अगर शिकार भी कर रहे तो प्राप्त वस्तुओं में भी कुछ जो है राजा को टैक्स के रूप में देनी पड़ती थी। आज वर्तमान में बताइए कि किस तरीके से आज क्या कोई सुनार वगैरह किसी राजा के यहाँ पे किसी काम करता है? नहीं करता, उसका पारिश्रमिक लेता है। क्यों? क्योंकि आज संविधान है, उस समय संविधान नहीं था। कृषि में परिवर्तन। अब कृषि में जो बड़े परिवर्तन हुए वो किस तरीके से हुए? तो लोहे के कारण जो है यहाँ पर खेती में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कठोर जमीन जो है उपजाऊ होने लग गई, है ना। फसलों की उपज बढ़ गई, धान के पौधे के रोपण, खेती के बीज उपजाने लगे और पौधे जो है तैयार हो गए। रोपण जो है वो ज़्यादा परिश्रम के रूप में, इस तरीके से परिश्रम लागत जो है, दास दासी भूमिकर खेती, इन सबको क्या है? रोजगार प्राप्त हो गया। इसके कारण कृषि में भी परिवर्तन आया। अब जो है मगध इतना जो व्यापक बड़ी जो महाजनपद काल थी वो कैसे थी? तो ये जो है महाजनपद काल ये 2 नदियों के क्षेत्र में आती थी, गंगा और सोन नदी के क्षेत्र में आती थी। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो है यातायात की सुविधा, जल वितरण और ज़मीन की उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों भर था। इन जंगलों में रहने वाले हाथी पकड़कर प्रशिक्षित कर सेना में काम में लिया जाता था। इस क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र था, बहुत बड़ा जंगल था। यहाँ पे जो हाथी थे उनको सेना में रख लिया। जंगलों पर घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिल गई, इसलिए इसका एक्सपांशन होते गया। बहुत बड़ी बड़ी सेना रखने लगे। जैसे हरेक वंश यहाँ का सबसे पहला जो है उनके राजा जो है वहाँ पर बिंबिसार ने शासन किया, फिर उसका पुत्र अजातशत्रु, फिर उदयन, और इस तरीके से ये चालू हो गया। मगध जो था इसकी राजधानी राजगीर थी। बाद में ये जो है पटना पाटलिपुत्र हो गई और आज के वर्तमान पटना जो है बिहार वाला क्षेत्र है वो मगध वाली ही रियासत थी। झारखंड और ये बहुत तमाम जो है क्षेत्र मगध के हिस्से के क्षेत्र थे। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। ये दोनों जो है हर्यक वंश के। आने वाली एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ बताई जाएगी। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक था। ये जो है नंद वंश से रिलेटेड था। अत्यंत पराक्रम शासक था, नाई था, लेकिन अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर राजा बना। और सबसे ज़्यादा अगर इन जो वंश आएंगे उन सब में जो है सबसे ज़्यादा अगर पराक्रमी और सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति था तो वो महापद्मनंद ही था। इसने उपाधि भी धारण करी थी। आने वाले टाइम में वो उपाधियों के बारे में भी होगा। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया। जैसे ये जो इंडिया है, इंडिया का में इस क्षेत्र में ये जो है यहाँ पर मगध है। अब मगध के क्षेत्र वाले ये वाला जो क्षेत्र था यहाँ तक इसने अपना एक्सपेंशन
कर लिया। बिहार में राजगीर जो है ये क्षेत्र इसकी राजधानी बनी और पाटलिपुत्र को जाना गया। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर ने इस पर क्या करा, विजय करना चाहता था, लेकिन पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी सेना ने उसके साथ नहीं दिया। वो क्यों पश्चिमी एशिया के कुछ क्षेत्रों को जीतता हुआ, मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ क्षेत्रों को जीतता हुआ, ये जो है भारत की लोकेशन, यहाँ पर जो है अफ्रीका ये और यहाँ पर मिस्र वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र से वो आता हुआ ये मिस्र और दक्षिण एशिया के कुछ देशों को जीतता हुआ इस क्षेत्र में, व्यास नदी वाले क्षेत्र में। लेकिन व्यास नदी को पार ही नहीं कर पाया, क्योंकि भारत में उस समय जो है घनान का शासन हुआ करता था। और वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य को इस तरीके से राजा बनाना चाहते थे। और व्यास नदी के पास जैसे आया तो वहाँ पर उनकी जो सेना थी, उनके लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। इस तरीके से सिकंदर को क्या नहीं मिल पाई, विजय नहीं मिल पाई और वो तुरंत वहाँ से लौट गया। ठीक है, अब जो है एक और ये आता है वज्जी। वज्जी जो है ये भी क्या था, एक महाजनपद थी। ये महाजनपद जो है ये महाजनपद थी दोस्तों, एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। वज्जी राज्य था, इसकी राजधानी वैशाली थी। एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर गण या संघ हुआ करते थे। अब गण या संघ का मतलब क्या होता था, यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है इसमें, इससे ही आप समझ में आ जाएगा। गण क्या होता था, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। जैसे आज जो है भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनाव के माध्यम से चुनती है। उस समय ये व्यवस्था थी, लेकिन एक छोटे क्षेत्र में थी। कुछ क्षेत्र रहते थे, वहाँ के लोगों को क्या किया जाता था, वो समूह रहता था। संघ और गण की व्यवस्था, गण जो है सदस्य लोग रहते थे। गण में जैसे एक राज्य, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे गांव हैं और गांव में क्या कर लेते थे, उनका चुनाव कर लेते थे और चुनाव के माध्यम से वो शासक बन जाते थे और अपनी समस्याएं जो है एक दूसरे को बताते थे। और जो पड़ोसी देश जो उनके क्षेत्र को हड़पने की कोशिश करता तो सामूहिक रूप से क्या करते थे, इकट्ठा होकर उससे युद्ध करते थे। गण या संघ जो है ये कई शासक होते थे। कभी कभी ये शासक शासन करते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान संपन्न एक साथ करते थे, सभा में बैठकर बातचीत करते थे और वाद विवाद करते थे। कौन सी समस्या है, किस तरीके से सुलझाना है, सारी चीज़ें ये करते थे। फिर स्त्री और कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बुद्ध और महावीर के हम आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि दोनों ही गण जो है या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत सजीव वर्णन मिलता है। यहाँ पर अजातशत्रु के बारे में आप उद्धृत कर सकते हैं इस तरीके से। आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। और बुद्ध और जैनिज्म जो है आने वाले जो एक लेक्चर रहेगा उसमें हम बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में एक वीडियो लाएंगे। ये जो है पार्ट 4 है। इसके बाद में पार्ट जो 5 है उसमें हम जैनिज्म और बुद्ध जो है उनके बारे में अच्छे से डिटेल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।